नमस्ते दोस्तों, मैं वसुधा आपका स्वागत करती हूँ कहानी जंक्शन पर, जहाँ हर कहानी बन जाती है आपका अपना सफ़र। सुनते रहिए, जुड़ते रहिए कहानी जंक्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम सागर दिल्ली शहर के उन महाहरामी लोगों में से था जिसकी 35 साला मुकम्मल जिंदगी का फलसफा ही यह था कि मर्द से धोखा खाना, उसके हाथों खराब होना ही औरत की नियति थी। वह सिर्फ औरत को खराब ही करता तो क्या बात होती। वह तो उसका खाना खराब करता था, उसे यूं तबाह करता कि मौत में ही उसे कोई पनाह दिखाई देती थी। बकौल उसके वह बाकायदा डायरी बनाकर अपनी जिंदगी में आई औरतों का हिसाब न रखता होता तो वह खुद न याद कर पाता कि उसके हाथों बर्बाद हुई औरतों का स्कोर क्या हो चुका था। इस सिलसिले में उसकी कार्य प्रणाली कुछ यूं थी कि कम से कम 3 औरतों से वह हर वक्त जुड़ा रहता था। एक वो जो उसे खता खा चुकी थी, दूसरी वो जो खता खाने जा रही थी, और तीसरी वो जो खता खाने के लिए तैयार की जा रही थी। इनमें से खता खा चुकी औरत का नाम याद रखना तो वह अपनी नीरी हिमाकत मानता था। खता खाने जा रही औरत का नाम अनुराधा नांगिया था, और जिसे वह खता खाने के लिए तैयार कर रहा था उसका नाम दीपा शाही था। उसकी राइटिंग टेबल पर एक चांदी का फ्रेम मौजूद था जिसमें अनुराधा नांगिया की हंसती मुस्कुराती तस्वीर जुड़ी हुई थी। बहुत जल्द उसकी जगह दीपा शाही की वैसी ही हंसती मुस्कुराती तस्वीर लेने वाली थी। उससे पहले जो तस्वीर उस फ्रेम में थी वह जाकर उसके उन औरतों के रिकॉर्ड में गर्क हो गई जो आज या तो अरब देश के सस्ते चकले आबाद कर रही थी या अपने आप से शर्मिंदा होकर मौत के आगोश में पहुंच चुकी थी। अपनी जलील हरकतों में कामयाब होने के लिए खुदा ने उसे 2 बहुत कार आमद खूबियां बख्शी थी। एक तो वह खूबसूरत बहुत था, दूसरी वह बातें बहुत बढ़िया करता था। खूबसूरत तो ऐसा था कि कामदेव का अवतार मालूम होता। किसी नौजवान लड़की की तरफ मुस्कुराकर देख भर लेता तो लड़की के दिल की धड़कन तेज हो जाती, टांगे थरथराने लगती थी और जहन में बड़े ही सुनहरे सपने तैरने लगते थे। प्रेम सागर की कल्पना वह परी कथाओं के उन शहजादों जैसी करने लगती कि जो प्रेयसियों को सोने के हिंडोले में बिठाते थे और बादलों के पार ले जाते थे। बातें वह ऐसी लच्छेदार करता कि सुनने वालियां मंत्रमुग्ध होकर सुनती थी। यह प्रेम सागर का ही कमाल था कि वह जिस लड़की से भी मिलता उसे यही लगता कि वह उसके सपनों का राजकुमार था, उसी से उसके सारे सपने साकार होने वाले थे। उसने एक भरपूर निगाह अनुराधा नांगिया की तस्वीर पर डाली। लड़की यकीनन खूबसूरत थी। उसने सोचा, अनुराधा पिछले 4 महीने से उसके साथ फंसी हुई थी और अभी तक सारा सिलसिला घाटे का ही रहा था, लेकिन अब घाटा पूरा करने का मौका आ गया था। अब वह उसे फिल्म स्टार बनवाने बंबई ले जा रहा था। लड़कियां फंसाने के लिए उसके पास 2 सबसे ज्यादा कार आमद लटके थे। वह थे उन्हें फिल्म स्टार बनवाने का झांसा देना और शादी का झांसा। अधिकतर लड़कियां पहले लटके की बलि वेदी पर कुर्बान होती थी, लेकिन कभी कोई लड़की फिल्म स्टार बनने की खास ख्वाहिशमंद नहीं दिखी तो वह उसे शादी का झांसा देता था। अनुराधा फिल्म स्टार बनने की ख्वाहिशमंद थी। वह एक कोई 24 साल की लंबी छरहरी निहायत खूबसूरत लड़की थी और फिल्म स्टार बनने लायक तमाम खूबियां उसमें यकीनन थी। कनॉट प्लेस की एक होटल में वह बतौर रिसेप्शनिस्ट कार्यरत थी और समझती थी कि वहां अपनी जिंदगी खराब कर रही थी। अनुराधा की दूसरी बड़ी खूबी यह थी कि उसे एकाएक गायब हो जाने पे
हाय तौबा मचाने वाला कोई नहीं था। माँ बाप उसके दोनों मर चुके थे और अपने जिस मामा के साथ वह रहती थी वह वैसे ही भांजे की जिम्मेदारी उठाने के नाम पर कलपता था। प्रेम सागर इस बात का भी खास ख्याल रखता कि जो लड़की वह फंसाए वह या तो अनाथ हो या फिर ऐसे परिवार की हो जहाँ कोई कोहराम खड़ा कर पाने की कुवत ना रखता हो। प्रेम सागर को वह किटकैट डिस्को में मिली थी। वहां पहली ही शाम को उस बॉयफ्रेंड की जगह प्रेम सागर ने ले ली थी, जिसके बारे में उसे बाद में मालूम हुआ था कि वह उस डिस्को का 50% का पार्टनर भी था। डिस्को की पार्टनरशिप से प्रेम सागर को दो फायदे थे। एक तो वह दिल्ली शहर के अत्याधुनिक लड़कियों तक पहुंच बनाने की काम आता था। दूसरी, वह उस तगड़ी कमाई का भी ओट था जो उसे अरब देशों की लड़कियां पहुंचाने के काम से हासिल थी। अशोक रोड पर नई बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक शानदार फ्लैट में वह रहता था, जहां उसका घर बार हबीब नाम का एक सजाए याफ्ता मुजरिम चलाता था। फ्रॉड के एक केस में प्रेम सागर खुद ही 1 साल की जेल की सजा काट चुका था। जेल में ही उसकी हबीब से मुलाकात हुई थी। हबीब उसे 4 साल बाद जेल से छूटा था। हबीब को उसने फौरन अपनी मुलाजमत में रख लिया। वैसे वह अपने आप को खुशकिस्मत मानता था कि दिल्ली शहर में कभी किसी को यह भनक नहीं मिली थी कि वे मालिक और नौकर दोनों ही सजाए याफ्ता मुजरिम थे। अपने विशाल ऐश्वर्यशाली फ्लैट के जिस कमरे में वह उस वक्त बैठा हुआ था वह उसकी स्टडी थी। उसके एक पहलू में दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे एक भारी पर्दा खिंचा हुआ था, जिसके पीछे एक दरवाजा था जो कि फ्लैट की बालकनी पर खुलता था, लेकिन जिसे प्रेम सागर ने कभी नहीं खोला था। सामने बेडरूम का बंद दरवाजा था, जिसके पहलू में एक साइड बोर्ड फिट था और फायरप्लेस थी। एक अन्य दीवार पर एक विशाल घड़ियाल टंगा हुआ था, जो कि निश्चय ही किसी म्यूजियम में रखे जाने के काबिल था। घड़ियाल पर शीशा आरंभ से ही नहीं था। वास्तव में उस पर ऐसा कोई फ्रेम ही नहीं था जिस पर शीशा लग सकता। घड़ियाल जो वक्त बता रहा था उसके मुताबिक अनुराधा को वहां कब कब पहुंच जाना था। कहाँ मर गई साली, वह मन ही मन भुनभुनाया। उसने हबीब के लिए घंटी बजाई। हबीब जैसे अंडों पर पांव रखता हुआ वहां पहुंचा। उसके चलने का स्टाइल ऐसा ही था कि वह सिर पर आ खड़ा होता तो उसके आए होने की भनक मिलती थी। प्रेम सागर और हबीब दिखावे के लिए ही मालिक नौकर थे। असल में वे दोनों पक्के यार थे और उनमें खूब गाड़ी छनती थी। अनुराधा का फोन नहीं आया? उसने पूछा। नहीं, हबीब ने भावहीन स्वर में जवाब दिया। सफर के लिए मेरा एक सूटकेस पैक कर छोड़ो, मैं एकाएक रवाना हो सकता हूँ। कहाँ? यह कोई पूछने की बात है मियाँ? प्रेम सागर बड़े धूर्तापूर्ण स्वर में बोला। यानी कि मुर्गी हलाल होने को तैयार है पूरी तरीके से। पहले बंबई फिर दुबई, दुरुस्त। पहले हनीमून फिर मनीमून। प्रोग्राम वही 15 दिन का। कम से कम मुर्गी ज्यादा लजीज निकली तो एक आध हफ्ता और। क्या बात है, अभी तक चखी नहीं मुर्गी? चखी है लेकिन चबाई नहीं। वो क्या कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होए। हबीब तनिक मुस्कुराया। उस छोकरे की बाबत कुछ पता लगाया तुमने? किस छोकरे की बाबत? लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। प्रेम सागर तनिक चिंजलाकर बोला। मैंने तुम्हें क्या 150 छोकरों की पड़ताल करने को कहा था? अच्छा, वो छोकरा लोकेश भार्गव, नई चिड़िया का यार। दीपा का यार वार कुछ नहीं है, वो खामखा उसके पीछे लगा हुआ है साला। मैंने दीपा से उसके बारे में पूछा था। वो कहती है कि उसके और लोकेश के माँ बाप कभी मेरठ में अड़ोस पड़ोस में रहते थे। बस इतनी सी बुनियाद है उसकी दीपा से वाकफियत की।
तुमने क्या जाना क्या चीज है वो? निहायत मामूली चीज है। आपका कॉम्पिटिटर बनने की कोई काबिलियत नहीं है उसमें। वैसे वकील है लेकिन काम धाम नहीं है उसके पास। 30,000 में सारा दिन धक्के खाता फिरता है। कचहरी में अपना ठिया तक नहीं है, किसी और के ठिए पर बैठता है। माली हालत कैसी है? निहायत मामूली, रो धोकर ही गुजारा चला पाता है अपना। फैमिली कैसी है? इस बाबत मुझे कुछ नहीं मालूम। दिल्ली में अकेला रहता है, करोल बाग के एक बोर्डिंग हाउस में, अपने ही जैसे एक फटीचर वकील दोस्त के साथ। वेरी गुड। उसने हबीब को वहां से विदा कर दिया और अपनी मेज के दराज में एक डायरी निकाली। उस डायरी में उसकी भावी शिकार दीपा शाही की एक रंगीन तस्वीर थी जो कि बहुत जल्द मेज पर सजने वाली थी। वह कई क्षण अपलक उस तस्वीर को देखता रहा और फिर बड़े हसरत भरे स्वर में बुदबुदाया, कैसी हसीन है साली, इसकी कीमत तो और भी ज्यादा लगेगी। दीपा अभी मुश्किल से 22 साल की ही थी। कनॉट प्लेस की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बतौर लेआउट आर्टिस्ट नौकरी करती थी और कर्जन रोड पर स्थित वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में अकेली रहती थी। दीपा से उसकी वाकफियत अभी मुश्किल से 3 सप्ताह पुरानी थी। दीपा की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऑफिस वाली इमारत में उसने दीपा को लिफ्ट में सवार होते देखा था। वह उसकी बेहिसाब खूबसूरती से प्रभावित होकर उसके पीछे लग लिया था। चपरासी को पटाकर उसने दीपा का नाम पता वगैरह मालूम किया। 2 रोज बाद उसके डिस्को में एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन था जिसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट उसने दीपा के ऑफिस के पते पर भेज दी थी। 2 दिन प्रेम सागर बहुत सस्पेंस में रहा था। लड़की टिकट को फाड़ कर फेंक सकती थी, आगे किसी को दे सकती थी या खुद आ सकती थी। वह खुद आई, लेकिन कबाब में हड्डी की तरह लोकेश भार्गव नाम के एक अपने युवा मित्र के साथ आई। लोकेश भार्गव एक कोई 28 साल का मामूली शक्ल सूरत वाला नौजवान था जो कि सूरत से प्रेम सागर को नीम पागल लगा। बहरहाल दीपा के न आने से उसका मित्र के साथ आना और भी अच्छा था। वह दीपा से मिला। टिकट के बारे में उसने यह सफाई दी कि अपने डिस्को के प्रचार के लिए ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री टिकटें लोगों को भेजने का उसका यह रिवाज था। उसने डायरेक्टरी खोलकर उसमें से कुछ नाम पते छाटे और उन्हें टिकटें पोस्ट कर दी थी। यह मात्र संयोग ही था कि ऐसा एक पता दीपा का भी था। प्रेम सागर के सौजन्य से उस रात किटकैट डिस्को में दीपा शाही और लोकेश भार्गव की बेमिसाल खातिरदारी हुई, जिससे दीपा तो बहुत खुश हुई, लेकिन लोकेश ने बहुत शंका की निगाह से देखा। बिना वजह जब कोई किसी पर मेहरबान होता है तो जरूर कोई वजह होती है, उसने दीपा को कहा था। लेकिन दीपा ने उसकी बात की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया था। वह प्रेम सागर से साफ साफ प्रभावित होते मालूम होती थी, जबकि लोकेश को प्रेम सागर फूटी आंख नहीं सुहाया था। साला, प्रेम सागर ने मन ही मन लोकेश भार्गव को गाली दी। अपनी नापसंदगी छुपाने तक की कोशिश नहीं की कमबख्त ने। तभी कॉलबेल बजी। उसने जल्दी से दीपा की तस्वीर को डायरी में रखा और डायरी को मेज के दराज में यथापूर्व बंद कर दिया। उसे हबीब के मुख्य द्वार खोलने की आवाज आई। वह उठकर खड़ा हो गया। तभी स्टडी का दरवाजा खुला और एक निहायत खूबसूरत युवती ने भीतर कदम रखा। हेलो डार्लिंग। लड़कियों को दीवाना कर देने वाली अपनी गोल्डन जुबली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाता हुआ प्रेम सागर बाहें फैलाए उसकी तरफ बढ़ा। वेलकम वेलकम। युवती जो कि अनुराधा नांगिया थी उसके बाहों में समा गई। प्रेम सागर ने हौले से उसके कपोल पर एक चुंबन अंकित किया और फिर बोला, क्या बात है, आज तो कहर ढा रही हो। छोड़ो। वह शर्माई और उसकी बाहों से निकल गई। प्रेम सागर ने ऐतराज नहीं किया,
लड़की फंसाने का उसका पसंदीदा और कामयाब तरीका ढील देकर डोर खींचने वाला था। क्या बात है, वह अपने स्वर में मिश्री घोलता हुआ बोला। आज तुम कुछ फिक्रमंद लग रही हो। क्योंकि मैं हूं फिक्रमंद। वजह? फिक्र की कौन सी बात हो गई? और फिर लानत है मुझ पर कि तुम मेरे होते हुए फिक्र कर रही हो। प्रेम, वह बड़ी संजीदगी से बोली, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। 1000 सवाल पूछो स्वीटहार्ट, मैं जवाब दूंगा। तुम वाकई मेरे से प्यार करते हो? लो, यह भी कोई पूछने की बात है। करते हो, वह जिद भरे स्वर में बोली। डार्लिंग, हाथ में एक खंजर थामो, मेरा कलेजा चाक करो और फिर देखो कि उस पर किसका नाम लिखा है। वह खामोश रही। अगर इस वजह से फिक्र कर रही हो तो यह तुम्हारी मूर्खता है। मेरी जान, मैं तुम्हारे से इतना प्यार करता हूं जितना आज तक कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। मैं वाकई एक्ट्रेस बन जाऊंगी। क्या मुझे ब्रेक मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? उस ब्रेक की खातिर ही तो हम बंबई जा रहे हैं। तुम्हारे सामने ही तो मैंने उस दोस्त को फोन लगाया था जो बंबई का माना हुआ प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। तुम्हारा तो बंबई जाते ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना है। उसके बाद तुम्हें शूटिंग के लिए दुबई जाना है, जहां की मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हम शादी कब करेंगे? जब तुम बतौर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में स्थापित हो जाओगी। पहले क्यों नहीं? अनुराधा मेरी जान, हमारा सिने दर्शक हीरोइन की कल्पना कुमारी कन्याओं की तौर पर ही करता है। वह यह जानकर उखड़ जाता है कि नई हीरोइन पहले से ही शादीशुदा है। इसमें उसकी कल्पना शक्ति वो उड़ान नहीं भर पाती जो कुमारी कन्या का ख्याल करके भरती है। हम शादी को राज रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ऐसे राज खुल जाते हैं। ये फैमिली मैगजीन वाले नई अभिनेत्रियों की बाबत ऐसी बातें खोद खोद के निकालते हैं, क्या ही बताऊं। मैं चाहती थी कि शादी पहले ही हो जाती। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं कल ही तुमसे शादी करने को तैयार हूं। लेकिन डार्लिंग, फिर तुम्हें अपनी फिल्म करियर को गुड बाय कहना होगा। सोच लो। वह फिर खामोश हो गई। उसके चेहरे पर उलझन और अनिश्चय के भाव और गहरे हो गए। तुम पागल हो, वह फिर से अपनी बाहों में लेता हुआ बोला। बेमानी गैर जरूरी बातें सोच सोच कर खामखा हलकान हो रही हो। लेकिन सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, फिर कुछ कहना। अच्छा बोलो। तुम्हें मेरे प्यार पर शक है? वो बात नहीं है, लेकिन क्या मैं मन, वचन और कर्म से पहले ही तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान चुका? अग्नि के 4 फेरे लेने ही की तो कसर बाकी है। वो भी मैं अभी लेने को तैयार हूँ। लेकिन इतनी सी बात अगर तुम्हारे फिल्म करियर के रास्ते में अड़ंगा बनकर खड़ी हो गई, तुम्हें अफसोस नहीं होगा? होगा। सो दैट। प्रेम, हाँ बोलो। लोग कहते हैं कि तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं। प्रेम सागर ने जोर का अट्टहास किया। कहाँ है बीवी? वह वैसे ही हंसता हुआ बोला, कहाँ है बच्चे? होते तो क्या वो मेरे सिर पर नाच न रहे होते? तब क्या मैं इस बूढ़े नौकर हबीब की अधपकी रोटियां और अधगली बोटियां चबा रहा होता? लोग कहते हैं, वह रुआ से स्वर में बोली। लोगों का तो काम है बकवास करना। कोई समझदार शख्स ऐसी बेहुदा बेबुनियाद अफवाहों की ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन और फिर मुझे इससे क्या मतलब कि लोग क्या कहते हैं। मुझे तो इस बात से मतलब है कि तुम क्या कहती हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है,
लोगों से थोड़ी ही की है। विश्वास बिना मोहब्बत की नहीं चलती। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, वह हड़बड़ाकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर शक, मुझे तुम पर कतई शक नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। That's like a good girl। प्रेम, इतने साधन संपन्न होते हुए भी तुमने मेरे जैसी मामूली लड़की से मोहब्बत की, इसके लिए मैं एहसानमंद हूं तुम्हारी। चल पगली, मोहब्बत में कहीं एहसान होता है? तुम बहुत अच्छे हो प्रेम, मैं तुम्हें इसलिए बहुत अच्छा लगता हूं, वह जोर से अपनी छाती के साथ भींचता हुआ बोला, क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छी हो। ओह प्रेम, वह कसकर उसके साथ लिपट गई। कुछ क्षण और दोनों प्रगाढ़ आलिंगन में बंधे रहे। अब बोलो। और फिर उसे अपने से अलग करता हुआ बोला, क्या अभी भी फिक्रमंद हो? नहीं। पक्की बात? हाँ। फिर फैसला किया? वही जो तुम चाहते हो कि मैं करूं। मैंने आज अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, कल मैं अपने मामा का घर छोड़ दूंगी। वेरी गुड, फिर तो हम कल ही बंबई रवाना हो सकते हैं। वह खामोश रही। तुम्हें कोई एतराज? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, मेरी तरफ से तो चाहे अभी चलो। नहीं, अभी तो मुमकिन नहीं, टिकट का इंतजाम करना होगा, कल ही ठीक रहेगा। ओके ओके, अब मैं जाती हूँ, तैयारी वगैरह करनी होगी। ठीक है, अपना पासपोर्ट साथ ले आना, भूलना मत। नहीं भूलूंगी, स्पेशल तो आनंद फानंद में बनवाया था, भूल कैसे जाऊंगी। तुम्हें अपनी तैयारी में कितना वक्त लगेगा? 1-1.5 घंटा। प्रेम सागर ने घड़ियाल पर निगाह डाली। अभी तो 7 ही बजे हैं, वह बोला। फिर तो तुम ऐसा करो, तैयारी वगैरह करने के बाद 9 बजे डिस्को में आ जाना। वहां हम दिल्ली शहर में तुम्हारी आखिरी रात सेलिब्रेट करेंगे और मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि टिकट का क्या इंतजाम हुआ है। ठीक है, मैं डिस्को में तुम्हारा इंतजार करूंगा। 9 बजे आ जाना। कोई तैयारी रह जाए तो कल सुबह कर लेना। हम ट्रेन से जाए या प्लेन से, जाना हमारा शाम को ही है। कल भी बहुत वक्त होगा तुम्हारे पास। ठीक है। प्रेम सागर ने उसे फिर बाहों में भींच कर प्यार किया और वहां से विदा किया। फिर तुरंत उसने बंबई फोन किया। खांडेकर। संपर्क स्थापित होते ही वह बोला, नई चिड़िया फंस गई है, दुबई पहुंच जा। कब? आवाज आई। शुक्रवार तक। मैं शुक्रवार दुबई पहुंच जाऊंगा, खार्तूम में ठहरूंगा, वहीं लॉबी में बाई चांस टकरा जाना। अच्छा, माल कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, दिखेगा तो कश खा जाएगा। बेचने की जगह अपने लिए बचाकर रखने की सोचने लगेगा। वाह वाह वाह। खांडेकर, प्रशंसात्मक स्वर सुनाई दिया। भाया, टॉप का हरामी है रे तू। शुक्रिया शुक्रिया। भाया, उसका कोई रंग रोगन कल पुर्जे तो बयान कर। खूब गोरी चिट्टी है, लंबी ऊंची, बड़ी बड़ी छातियां, पतली कमर, भारी कूल्हे, लंबी टांगे, घने लंबे बाल। उम्र? उम्र बोल। 24। ज्यादा है भाया। साले, तो क्या साथ में अपना हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट ला रही है? मैंने तुझे असलियत बताई है, तूने आगे असलियत थोड़े बतानी है। लगती कितने की है? मुश्किल से 20 की। फिर क्या वांदा है? अब बोल, तो कितने दिन बाजा बजाएगा उसका? यही कोई 10-12 दिन। बड़ी हद 15 दिन में वो अपन को मिल जाएगी। शुक्रवार के बाद 15 दिन में। ठीक है, शुक्रवार को मिलता हूं तेरे को खार्तूम में। ठीक है।
प्रेम सागर ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने अपने ट्रैवल एजेंट को फोन किया। निर्धारित समय पर अनुराधा डिस्को में पहुंच गई। उस रोज डिस्को में कुछ खास ही रौनक थी। अपनी कामयाबी की वजह से प्रेम सागर खूब अच्छे मूड में था। अनुराधा आरंभ में तनिक उदास और उखड़ी सी लगी, लेकिन 2 लार्ज ड्रिंक्स पी चुकने के बाद और डांस फ्लोर के 2 राउंड लगा लेने के बाद अब वो मूड में आ गई थी। 11 बजे के करीब प्रेम सागर एक बार उसके पास से उठकर ऑफिस में गया तो एक औरत अनुराधा के करीब पहुंची। अनुराधा उससे वाकिफ थी। उसका नाम मोहिनी था और वह वहां की होस्टेस थी। उम्र में वह 35 के पेटे में पहुंची थी। पहले वो कैबरे डांसर हुआ करती, लेकिन जब उम्र ने दगा दे दिया तो प्रेम सागर की मेहरबानी से वह वहां की होस्टेस बन गई। अपनी उम्र के लिहाज से वह अभी भी खूबसूरत थी, अलबत्ता उसकी खूबसूरती की चमक दमक खत्म हो चुकी थी। क्या बात है, मोहिनी बोली, आज बहुत खुश हो, बहुत जगमग जगमग कर रही हो। आजादी जो हासिल हो गई, अनुराधा बोली। आजादी? कैसी आजादी? आजाद पंछी की तरह जिधर चाहे उधर उड़ चलने की आजादी। किधर उड़ चलने का इरादा है? परदेस। क्यों? क्यों क्या? यूं ही मौज मेले के लिए, सैर सपाटे के लिए, शॉपिंग के लिए। कोई लॉटरी निकल आई है? कोई रईस चाचा मामा मर गया है? जवाब में अनुराधा हंसी। यह परवाज तन्हा है, हमारी चिड़िया के साथ कोई चिड़ा भी है। तभी प्रेम सागर ऑफिस से बाहर निकला। अनुराधा ने अपनी बड़ी अनुरागपूर्ण निगाहों से उसकी तरफ देखा। प्रेम सागर ने उसे 5 मिनट और इंतजार करने का इशारा किया और डिस्को के एक कर्मचारी को बुलाकर वापस ऑफिस में घुस गया। हे भगवान, मोहिनी एकाएक नेत्र फैलाकर बोली, तुम्हारा यह मौज मेला, सैर सपाटा, शॉपिंग का प्रोग्राम कहीं सागर साहब के साथ तो नहीं होने वाला? मैंने सागर साहब का नाम कब लिया? नाम तो नहीं लिया, लेकिन आसार मुझे ऐसे ही लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? अनुराधा इठलाकर बोली। क्या दिल्ली शहर में सागर साहब के अलावा कोई और मर्द मेरा एडमायरर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी नौजवानी की उम्र है। इस उम्र में तो मर्द कुत्तों की तरह दुम हिलाते हैं, तुम्हारे पीछे फिर सकते हैं। तो फिर अनुराधा, मैं बात डिटेल में नहीं जानना चाहती, लेकिन एक बात फिर भी कहना चाहती। क्या कहना चाहती हो? अगर तुम अपनी आइंदा जिंदगी का कोई गठजोड़ सागर साहब से करने वाली हो तो यह खतरनाक इरादा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम बर्बाद हो जाओगी। क्यों बर्बाद हो जाओगी? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम जलती हो इसलिए मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। अरे नादान लड़की, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो उस वक्त रहते चिताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं चेतना, तुम चेती रहो। वो आ रहा है, मोहिनी उठते हुए बोली। मैं जाती हूँ, लेकिन फिर कहती हूँ, उसके साथ कहीं मत जाना। अनुराधा ने एक उपेक्षापूर्ण हंसी हंसी। मोहिनी के वहां से विदा होते ही प्रेम सागर वहां पहुंचा। मोहिनी से क्या बात हो रही थी, वह बोला। अनुराधा हिचकिचाई। अगर वह हकीकत बयान करती तो शर्तिया मोहिनी की शामत आ जाती। वह अपनी दिल्ली में गुजारी आखिरी रात को किसी का कोई बुरा करके नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह बोली, कुछ नहीं, यूं ही, कोई खास बात नहीं हो रही थी। प्रेम सागर की उस घड़ी आगे जिद करने की मूड में नहीं था। टिकट का इंतजाम हो गया है, वह बोला। शाम की फ्लाइट है, हम बंबई जा रहे हैं। मैंने डिस्को के ड्राइवर को बोल दिया है, वह तुम्हें एयरपोर्ट ले जाने आ जाएगा। ठीक है?
दुबई में खार्तूम होटल में एक लग्जरी सूट में प्रेम सागर और उसकी बेगम अनुराधा ने हनीमून का एक हफ्ता ऐसी तूफानी रफ्तार से गुजारा कि अनुराधा को 7 दिन 7 मिनटों में गुजर गए मालूम हुए। वे बंबई पहुंचे थे तो प्रेम सागर ने उसे बताया कि उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोस्त, जो कि अनुराधा को स्टार बनाने वाला था, एकाएक दुबई चला गया था और उनके लिए संदेशा छोड़ गया था कि वो भी दुबई पहुंच जाए। अनुराधा के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि हकीकत में ऐसा कोई शख्स है भी या नहीं। अगले दिन वे दुबई पहुंच गए और जाकर खार्तूम होटल की एक सूट बुक हो गई। वहां प्रेम सागर ने अगली खबर यह सुनाई कि हीरो, जो कि मद्रास में शूटिंग कर रहा था, दुबई पहुंच नहीं पाया और हफ्ता भर पहुंचने वाला भी नहीं था। इसलिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी सपोर्टिंग कास्ट को लेकर कुछ ऐसे दृश्यों की शूटिंग करने के लिए सिंगापुर चला गया था जिनमें हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं थी। यानी बकौल प्रेम सागर अब मुनासिब यही था कि उसके वापस दुबई लौटने का इंतजार किया जाता और तब तक जी भरकर जिंदगी का आनंद लिया जाता, जो कि 7 दिन उसने जी भरकर लिया। फिर 8वें दिन दोनों में ऐसी तकरार हुई कि तौबा भली। अनुराधा को तो उस तकरार ने बहुत चक्का कर छोड़ा। वह तो यह भी न समझ सकी कि आखिर तकरार का माहौल कैसे बना, वह शुरू क्यों कर हुई थी और कैसे वह न चाहते हुए भी उसमें शरीक हो गई थी। वह इश्क से चौंधियाई न हुई होती तो उसके लिए यह समझ लेना बहुत बड़ी बात न होता कि वह तकरार एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक खास मकसद की खातिर किया गया था, जानबूझकर छेड़ी गई थी और सरासर एक तरफा थी। उस रोज गुस्से में बुनबुनाता प्रेम सागर दोपहर को होटल से निकला और आधी रात के बाद वापस आया। उसने आकर अनुराधा की थोड़ी पूछ-पूछ की और तकरार के लिए किसी हद तक खेद प्रकट भी किया। अनुराधा ने प्रत्यक्षतः यही जाहिर किया कि सब ठीक ठाक हो गया था, लेकिन हकीकतन वह कतई आश्वस्त नहीं हो पाई थी। अब उसे अपने सामने मौजूद प्रेम सागर वही शख्स नहीं लग रहा था जिसके साथ वह दिल्ली में वहां आई थी और जो उसकी एक एक अदा पर बलिहार जाता था। जो नया प्रेम सागर उसके सामने मौजूद था, उससे तो वह खौफ खाने लगी थी। उसने अनुराधा को बताया कि उसे रुपए पैसे की कोई दिक्कत पेश आ रही थी, जिसका दुबई में इंतजाम करने के लिए उसे इतने पापड़ बेलने पड़ते थे कि वह एक निष्ठावान पति की तरह हर घड़ी उसके साथ नहीं रह सकता था। उसे यह आश्वासन देकर कि वह दिक्कत महज एकाध दिन की थी, वह अगली सुबह होटल से रवाना हुआ तो सारा दिन वापस न लौटा। 1-2 दिन बाद तो ऐसा हुआ कि रात को वापस लौटने की जगह उसका फोन आ गया कि वह कहीं फंस गया था और रात को होटल में उसके पास नहीं लौट सकता था। परदेश में हालात की उन तब्दीलियों ने अनुराधा को बहुत खराब किया होता अगर दुश्वारी के उन दिनों में खांडेकर उसका मददगार न साबित हुआ होता। खांडेकर दुबई में ही बसा हुआ एक संपन्न और निहायत भला मानस आदमी था, जो इत्तेफाक से उनके दुबई प्रवास से पहले ही दिन होटल की लॉबी में अपने पुराने दोस्त प्रेम सागर से टकरा गया था। वह कोई 50 साल का मामूली शक्ल वाला लेकिन निहायत खूबसूरत कपड़े पहने वाला हट्टा कट्टा तंदुरुस्त मराठा था, जो अनुराधा की तन्हाइयों की उन घड़ियों में उसके बहुत काम आया। उसने इस बात के लिए अफसोस जाहिर किया और बकायदा अपने दोस्त की लानत मलानत की कि अपनी नई ब्याही बीवी से ज्यादा उसे अपने बिजनेस का ख्याल था। अपनी बीवी की दुश्वारियों से ज्यादा उसे अपनी माली दुश्वारियों का ख्याल था। अनुराधा की तन्हाई की घड़ियों को मनोरंजक बनाने के लिए उसने एक निहायत जिम्मेदार भद्र पुरुष की तरह
उसके पति को एक फर्माबरदार दोस्त की तरह उसे दुबई की खूब सैर करवाई। उसने बड़ी संजीदगी से अनुराधा की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखा और इस बात की तस्दीक की कि फिल्म स्टार बनने के लिए दरकार सारी खूबियां उसमें बहुतायत में मौजूद थी। एक शाम वीडियो पर श्रीदेवी की एक हिंदुस्तानी पिक्चर देखते वक्त तो वो उसने यह तक कह दिया कि श्रीदेवी तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। उस रात जब वह खांडेकर के साथ घूम फिर कर वापस लौटी तो उसने प्रेम सागर के इस संदेशे को अपना इंतजार करता पाया कि उस रात भी वह होटल वापस नहीं लौट सकता था। खांडेकर फिर अनुराधा के साथ हमदर्दी दिखाता और अपने दोस्त को नालायक और गैर जिम्मेदार करार देता हुआ वहां से विदा हो गया। अगली रोज हमेशा की तरह सुबह लौटने की जगह प्रेम सागर शाम को लौटा, एक निहायत बुरी खबर के साथ। उसने बताया कि दिल्ली में उसके डिस्को पर पुलिस की रेड पड़ गई थी। उसका पार्टनर गिरफ्तार हो गया था और हालात इतने पेचीदा बन गए थे कि उसका फौरन दिल्ली लौटना निहायत जरूरी था। कल दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट है, वह बोला। हम उसे वापस लौट रहे हैं। दिल्ली? अनुराधा भौचक्की सी बोली। लेकिन मैं दिल्ली कैसे जा सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं जा सकती हूँ? प्रेम, मैं उस शहर से अपनी मुकम्मल रिश्तेदारी तोड़ आई हूँ। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं अपने मामा के घर से भागकर तुम्हारे साथ आई हूँ। मैं उस शहर में अब वापस मुंह कैसे दिखा सकती हूँ? वह एक क्षण ठिठकी और फिर स्वस्थ भाव से बोली, खास तौर पर जब तक अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। शादी सब कुछ नहीं होता, प्यार भी कुछ होना है। मैं मानती हूँ, लेकिन दुनिया तो नहीं मानती। दुनिया की प्रेम सागर के मुंह से इतनी बत्ती गाली निकली कि अनुराधा हकबका कर उसका मुंह देखने लगी। जिस गाली का निशाना दुनिया थी, न जाने उसे क्यों लगा कि हकीकतन वह उसे दी गई थी। ठीक है, फिर वह बोला, तुम यही रहो, मैं अकेला दिल्ली जाता हूँ और यहाँ ठीक ठाक करके जितनी जल्द हो सके वापस लौटता हूँ। कब लौटोगे? अब तुम्हारी इस कब का क्या जवाब दूं मैं? इस कब का जवाब तो वहां के हालात का जायजा लेने के बाद ही दिया जा सकता है। हो सकता है मैं उल्टे पांव लौट आऊं, हो सकता है 20-25 दिन लग जाए। उस अजनबी शहर में 20-25 दिन तन्हा गुजारने के ख्याल से ही अनुराधा का कलेजा लरज गया। 20-25 दिन? अनुराधा के मुंह से निकला। हाँ, मैं यहीं अकेली? क्या किया जाए, तुम बताओ, मजबूरी है। लेकिन कुछ नहीं जानता। एकाएक प्रेम सागर गरज कर बोला, तुम समझती हो कि उस रोज पहले से कहीं ज्यादा खामखा उन दोनों में भयंकर तकरार हुई। उस बार न सिर्फ प्रेम सागर ने गालियां बकी, बल्कि अनुराधा पर हाथ भी उठा दिया और फिर वैसे ही गरजता बरसता होटल से कूच कर गया। तब अनुराधा को यह समझते देर न लगी कि उनके बीच पनपते रोमांस और प्यार मोहब्बत के जज्बे की अकाल मृत्यु हो चुकी है। उस दिन वह बहुत रोई। रोने का वह लंबा सिलसिला खांडेकर के आगमन पर खत्म हुआ। खांडेकर ने उसको खस्ता हाल देखकर सहानुभूति के कुछ ही शब्द कहे कि उस अजनबी देश में उसे अपना इकलौता हमदर्द मानकर उसने अपनी सारी दुश्वारियां और विपत्तियां खांडेकर के सामने उड़ेलनी शुरू कर दी। कमाल है, खांडेकर तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला। इतनी बेहुदा बातें की उसने। मुझे तो यह सोचकर ही शर्म आ रही है कि वह नालायक आदमी मेरा दोस्त है। मैं बात करूंगा उससे, देख लेना, वह तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे सामने नाक रगड़कर तुमसे माफी मांगेगा। मैं जाकर ढूंढता हूं उसे। अनुराधा ने बड़े कृतज्ञ भाव से सहमति में सिर हिला दिया।
खांडेकर अगले रोज लौटा, अकेला, पहले से भी ज्यादा हौलनाक खबर के साथ। उसने बताया कि अनुराधा से हुई पहली तकरार के बाद से प्रेम सागर एक स्थानीय कैसीनो में जाने लगा था, जहाँ की वह जुए में बहुत पैसे हार गया था। और बातों के साथ साथ उसका दिल्ली जाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वहीं से वह रुपए पैसे का इंतजाम कर सकता था। आपसे क्यों नहीं? अनुराधा ने बड़े संकोच से पूछा। क्योंकि मैं तो पहले से ही बहुत ज्यादा, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा रुपया उधार दे चुका हूँ। मैं समझा था कि वह किसी धंधे की फिराक में था। अब मुझे क्या पता कि वह सारा रुपया जुए में उड़ा रहा था। कई क्षण खामोशी रही। बहरहाल फिर खांडेकर बोला, होटल का बिल अदा करने लायक रकम तो वो आपके पास छोड़ गया होगा। अनुराधा को जैसे सांप सूंघ गया। होटल का बिल? उसके मुंह से निकला। यही कोई 60-70 हजार रुपए का होगा। 60-70 हजार? हाँ, लेकिन मुझे तो प्रेम कुछ भी नहीं दे गया। ना सही, आपकी अपने पास भी तो 2-4 पैसे होंगे। मेरे पास तो मुश्किल से 1000-1200 है। यह तो बहुत गड़बड़ हो गया। होटल वालों को यह बात पता लग गई तो वह अभी भी बिल मांगना शुरू कर देंगे। बिल तो प्रेम आकर चुका देगा, जरूर चुका देगा, लेकिन अभी तो वो गया है, पता नहीं कब लौटेगा। तब तक तो बिल बढ़ता ही जाएगा। और फिर खांडेकर ने जानबूझकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। फिर क्या? अनुराधा ने शशंक स्वर में कहा। अगर वो न लौटा तो? अनुराधा के सिर पर गाद सी गिरी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह आतंकित भाव में बोली। हो तो नहीं सकता, लेकिन हो गया तो अनुराधा को जवाब न सूझा। अब एकाएक उसने अपने सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। खांडेकर साहब, वह बड़े दयनीय स्वर में बोली, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बात ही है ऐसी। खांडेकर पूरी संजीदगी से बोला। आप कुछ कीजिए ना। जी हाँ, आपके सिवा यहाँ मेरा कौन सहारा है। यह भी सच है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। अगले 2 दिन खांडेकर ने भी दर्शन न दिए। उसके न आने पर ही अनुराधा को यह सूझा कि उसने कभी बताया ही नहीं था कि दुबई में वह कहाँ रहता था। उन 2 दिनों में उसने कई बार दिल्ली में प्रेम सागर को ट्रंक कॉल लगवाई, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि दूसरी तरफ से कोई जवाब हासिल नहीं हो रहा था। अब उसका दिल साफ साफ गवाही देने लगा कि प्रेम सागर लौट कर नहीं आने वाला था। फिर भी वह उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करती रही कि वह लौट आएगा। वह उससे प्यार करता था। वह उसे यूं मझधार में नहीं छोड़ सकता था। प्यार? क्या वाकई? उसका दिल और भी डूबने लगा। अब वह सोचने लगी कि प्रेम सागर के खिलाफ चेतावनी देते वक्त काश मोहिनी ने उसे ठीक से कुछ बताया होता। लेकिन वह उसे ठीक से भी कुछ बताती तो क्या अपनी इस मानसिक स्थिति में वह मोहिनी की किसी बात पर विश्वास कर पाती? नहीं, उसके दिल ने यही जवाब दिया। खांडेकर ने तीसरे दिन सूरत दिखाई। इत्तेफाक से एक ऐसी सूरत निकल आई है, वह बोला, जो आपकी रुपए पैसे की समस्या हल कर सकती है। क्या? वो आशापूर्ण स्वर में बोली। अब यह आपने सोचना है कि वह सूरत आपको कबूल होगी या नहीं। सूरत क्या है? आपको डांस आता है? कैसा डांस? कैसा भी, कोई भी, कैबरे स्टाइल, फिल्मी। शौकिया आता है? बहुत, थोड़ा बहुत। क्यों? फिर तो काम बन सकता है। कैसे? आपको एक डांस परफॉर्मेंस देनी होगी। एक ही परफॉर्मेंस से 50,000 रुपए मिलेंगे। कहाँ? यहाँ के करोड़पति शेख के महल में, उसके मेहमानों के सामने। कोई उटपटांग पोशाक तो नहीं पहननी होगी? पोशाक? वह सिर झुकाए
खेदपूर्ण स्वर में बोला, पहननी ही नहीं पड़ेगी। क्या? अनुराधा के छक्के छूट गए। आप मुझे न कपड़ों के बिना नाचने की राय दे रहे हैं? मजबूरी है, रकम मैं साथ लाया हूँ। उसने 100-100 के नोटों की 5 गड्डियां उसके सामने मेज पर रख दी। अनुराधा ने आशापूर्ण नेत्रों से नोटों की तरफ देखा और फिर उधर से निगाह फेर ली। ऐसा 2 या 3 परफॉर्मेंस देने से ही आपकी तमाम दुश्वारियां हल हो जाएंगी, खांडेकर बोला। लेकिन आप बात को यूं समझिए, आप फिल्म स्टार बनने की ख्वाहिशमंद हैं। न होने जैसे कपड़ों में डांस तो आजकल बड़ी बड़ी फिल्म अभिनेत्रियों से कराया जाता है। आप यह समझिए कि यह फिल्म के लिए एक ऐसा डांस कर रही हैं। फिल्म दर्शक न हुए, शेख और उसके मेहमान हो गए। ऊपर से इस वक्त आपकी जरूरत है। आपने यह मौका हाथ से छोड़ दिया तो आगे पता नहीं क्या बीते। आगे क्या पता ऐसा भी मौका दोबारा ना मिले और कोई चारा नहीं होता तो मैं आपके साथ ऐसे डांस करने के लिए कहता। आखिर आप मेरे दोस्त की बीवी हैं। वहां कोई जाति तो नहीं होगी? और जाति क्या? कोई भी। मैं समझ गया आपकी बात। कोई जाति नहीं होगी। मेहमान सब फॉरेन डिप्लोमेट हैं जिनकी सिर्फ डांस में दिलचस्पी है। उनका मेजबान अरब शेख 70 साल का बूढ़ा है। बड़ी हद उसकी ख्वाहिश आपको छू लेने मात्र की होगी। उससे आपका क्या ही बिगड़ जाएगा। फिर कोई जाति हुई तो आप मेरी हिफाजत करेंगे? 100%। मैं आपको साथ लेकर आऊंगा। सिर्फ आपके डांस के दौरान मैं आपके करीब नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि वह सर नीचे झुकाए अपने जूते की नोक से कालीन को कुरेदता हुआ कातर स्वर में बोला, अपने जिगरी दोस्त की बीवी को बेलिबास देखना मुझे गवारा न होगा। अनुराधा के मन में खांडेकर के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई। कैसा भला आदमी था। उसी रात से अनुराधा के सर्वनाश की शुरुआत हो गई। अरब शेख के महल में डांस परफॉर्मेंस तो 10 मिनट चली और शेख समेत वहां मौजूद 11 आदमियों के बीच उसकी नोच खसोट सारी रात चली। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसके दौरान वह भला आदमी वहां मौजूद नहीं था, जो उसे 50,000 के बदले में एक रात का मामूली काम बता रहा था। सुबह वह खांडेकर के साथ शेख के महल से विदा हुई। रास्ते में टैक्सी में उसने अपनी पिछली रात की दुर्गति की दास्तां सुनाई तो खांडेकर ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि अनुराधा का दम निकल गया। उसने उसे शेख का धोखा करार दिया और उसी क्षण वापस लौटकर उस शेख के बच्चे और उसके सारे मेहमानों का खून कर डालने की घोषणा की। अनुराधा बड़ी मुश्किल से उसे शांत कर पाई। 2 दिन शांति रही। उस दौरान शेख से मिली रकम में से खांडेकर ने होटल का आधा बिल चुका दिया और 10,000 रुपए अनुराधा के पास रखने को दे दिए। तीसरे दिन फिर उसने वैसा ही डांस परफॉर्मेंस का ऑफर किया और गारंटी की कि इस बार पहले जैसा हादसा नहीं होगा। इस बार उसकी पहले से भी बुरी कट हुई। साथ ही उस बार उसे भले आदमी की असलियत भी मालूम हो गई। नए शेख के महल में एक नौकरानी ने उसे बताया कि खांडेकर का तो धंधा ही अरब शेखों की नौजवान लड़कियां सप्लाई करने का था। इंडियन लड़कियों का दलाल के तौर पे तो वो दुबई का बच्चा उसे जानता था। तब अनुराधा के ज्ञान चक्षु खुले और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उनका वह अंजाम तो तभी तय हो चुका था जब प्रेम सागर नाम के कामदेव के अवतार ने पहली बार उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा था। उसने खांडेकर को बताया कि वह उसकी असलियत जान चुकी थी।
तो उसने भी फौरन अपनी चाट दिखा दी थी। उसने उसे बताया कि उसका पासपोर्ट उसने अपने पास जब्त कर लिया था और अब उसकी भलाई इसी बात में थी कि वह 6 महीने तक उसकी हर बात मानती जाए। 6 महीने में दुबई के तमाम अय्याशों में नई लड़की सर्कुलेट हो चुकी थी। उसके बाद वह उसे उसका पासपोर्ट देकर, इंडिया की टिकट देकर और एक मोटी रकम देकर वापस विदा कर सकता था। उन हालात में अनुराधा के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। बर्बाद तो वो हो ही चुकी थी, थोड़ी और बर्बादी से क्या फर्क पड़ने वाला था। काश वह भविष्य में झांक पाती और जान पाती कि अभी तो वह कुछ भी बर्बाद नहीं हुई है। अभी तो उसकी चकला दर चकला बिक्री होनी थी। प्रेम सागर नाम का सफेद पौष संभ्रांत बुर्दा फरोश अनुराधा नांगिया नाम की चिड़िया की फरोख्त से 5 लाख रुपए का मुनाफा और बतौर ब्याज एक सप्ताह उसका यौवन चूस कर खुशी खुशी अपने शहर पहुंच गया, जहां उसने नया जाल बिछाना था, नई चिड़िया फंसानी थी, नई रकम कमानी थी। अपने फ्लैट पर पहुंचते ही उसने जो पहला काम किया था वह अपनी टेबल पर पड़े चांदी के फ्रेम में से अनुराधा नांगिया की तस्वीर निकालकर उसकी जगह दीपा साही की तस्वीर लगाने का था। मोहिनी ने एक निगाह डिस्को में एक कोने की टेबल पर तन्हा बैठे लोकेश भार्गव पर डाली, जो बार बार घड़ी देख रहा था और दीपा का इंतजार कर रहा था। केवल वही जानती थी कि उसका इंतजार बेमानी साबित होने वाला था। कुछ सोचकर वह उसकी टेबल पर पहुंची। लोकेश को वहां आते कई महीने हो गए थे, इसलिए अब वह मोहिनी से उसके वहां दर्जे से भली भांति परिचित थी। दीपक का इंतजार कर रहे हो? वह उसके सामने पड़ी खाली कुर्सी पर बैठती हुई बोली। लोकेश ने बड़े उदास भाव से सहमति में सिर हिलाया। उसने कहा था वो यहाँ आने वाली थी। आजकल तो वो तकरीबन रोज ही आती है। मैंने सोचा आज भी आई होगी। आज तो वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही। जाहिर है। और वह अर्थपूर्ण स्वर्ण में बोली, सागर साहब भी नहीं दिखाई दे रहे। लोकेश ने सकपकाकर उसकी तरफ देखा। मोहिनी बड़ी लापरवाही से परे देखने लगी। सागर साहब का जिक्र खास तौर पे किस लिए? लोकेश ने पूछा। खास तौर से तो नहीं, वह बोली। मैंने तो यूं ही कहा था कि आज सागर साहब भी यहाँ मौजूद नहीं थे, जबकि इस वक्त वे हमेशा यहाँ मौजूद होते हैं, बशर्ते कि क्या दीपा भी यहाँ मौजूद हो। तुम यह कहना चाहती हो कि तुम्हारे साहब इस वक्त कहीं दीपा की सोबत में हैं? क्यों, क्या हमेशा ही वे यहाँ नहीं होते? लोकेश खामोश रहा। मिस्टर, तुम आंख रहते अंधा हो, वरना हर किसी को दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी सहेली किस बुरी तरह से मेरे बॉस पर फिदा है। नहीं, अंधा तो मैं नहीं हूं। लोकेश बड़ी संजीदगी से बोला। दिखाई तो मुझे पूरा दे रहा है। 6 महीने से यही नजारा तो मैं करता आ रहा हूँ। वो सीधी सादी लड़की खामखा तुम्हारे हरामी बॉस के चक्कर में फंसी जा रही है। उसे समझाओ। वो नहीं समझती। यह प्रेम सागर का बच्चा पता नहीं कौन सा जादू जानता है, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाता है, कौन सा लालच देता है। हर कोई इसके इशारे पर नाचने लगती है। हाँ, मोहिनी ने सहमति जताई। है तो यह कोई जादूगरी का ही काम। काश मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता जो इस हरामजादे को एक्सपोज कर पाता। मोहिनी खामोश रही। लड़कियां तो बहुत खराब कर चुका होगा तुम्हारा बॉस। मुझे क्या पता? क्यों, तुम्हें क्या नहीं पता? तुम उसकी पुरानी मुलाजिम हो। यह जगह उसका अड्डा है। तुमने तो बहुत नजारे देखे होंगे। मुझसे क्या छुपाना? हाँ, देखे तो हैं। यह भी मेरे बॉस का कमाल ही है कि हर नई लड़की को वह यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि पहले उसमें और किसी दूसरी लड़की में
जो कुछ बीता था वह महज एक वहम था, धोखा था, दृष्टि भ्रम था। इसलिए मोहब्बत, असली मोहब्बत तो उसे अब हुई थी और लड़की मान जाती है। दीपा नहीं मान बैठी। लोकेश ने सहमति से सिर हिलाया। तुम सचमुच दीपा से बहुत प्यार करते हो? हाँ, हद से ज्यादा, किसी को भी कल्पना से ज्यादा। मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। मैं उसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। सच्चा चाहने वाला ऐसा ही होना चाहिए। इस मामले में तुम मेरी कोई मदद करो प्लीज। मैं क्या मदद करूं? यह तो तुम ही सोचोगी। तुम क्या मदद कर सकती हो, यह सोचकर मेरी कोई मदद करो कि असल में यह एक बहुत पवित्र और निर्दोष लड़की की मदद होगी जो खामखा तुम्हारे बॉस की कमीनगी का शिकार हो गई। यह सिलसिला बंद ना हुआ तो वह हरामजादा दीपा को खराब करके रहेगा। क्या पता कर ही चुके हो? शुभ शुभ बोलो। देखो, तुम यहाँ की पुरानी मुलाजिम हो। तुम जरूर ऐसा कुछ जानती होगी जो तुम्हारा बॉस दीपा पर चला हुआ जादू मंत्र तोड़ने के काम आ सके। शुभ शुभ बोलो। देखो, तुम यहाँ की पुरानी मुलाजिम हो। तुम जरूर ऐसा कुछ जानती होगी जो तुम्हारे बॉस का दीपा पर चला जादू मंत्र तोड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता हो। जानती तो मैं एक ऐसी बात हूँ जो अगर मैं दीपा को बता दूं तो वह मेरे बॉस की परछाई से भी दूर भागेगी। ऐसी ही तो कोई बात मैं जानना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है मोहिनी? भगवान के लिए मुझे बताओ। मेरे प्यार पर और एक नादान लड़की की पाकीज़गी पर तरस खाकर बताओ। मोहिनी कुछ क्षण सोचती रही और फिर निर्णयात्मक स्वर में बोली, सुनो, तुम्हें अनुराधा नांगिया नाम की एक लड़की याद है जो कोई 7-8 महीने पहले यहाँ नियमित रूप से आया करती थी और यहाँ आकर मेरे बॉस के साथ डांस किया करती थी? एक ऐसी लड़की हुआ तो करती थी तुम्हारे बॉस की सोहबत में। वो भी वैसी ही बुरी तरह से सागर साहब पर फिदा थी जैसे आजकल दीपा फिदा है। तो वो लड़की कहाँ गई? कहाँ गई क्या मतलब? वो रेगुलर यहाँ आती थी, फिर एकाएक उसने यहाँ आना बंद कर दिया। किसी ने दोबारा उसे देखा नहीं, किसी ने दोबारा उसकी बाबत कुछ सुना नहीं, बस गायब हो गई एकदम से। तुम्हें हैरानी नहीं होती कि कभी जो लड़की दीपा की तरह मेरे बॉस पर फिदा थी उसने एकाएक मेरे बॉस का पीछा छोड़ दिया? मर तो नहीं गई? कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। ऐसा हुआ होता तो क्या छुपा रहता? खुद सागर साहब ने ही जिक्र किया होता। तो कहाँ गायब हो गई वो? बताती हूँ। पहले वादा करो कि मेरी जानी बात जब दीपा को बताओगे तो मेरा नाम बीच में नहीं लाओगे। मेरे बॉस को पता लग गया कि मैंने उसकी चुगली खाई है तो वह मेरा खून करवा देगा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे बॉस को अच्छी तरह जानते नहीं हो। ओके, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा। तो सुनो, वो लड़की अनुराधा नांगिया दुबई के एक 4th क्लास रंडी खाने में मर रही है और उसे वहां तक पहुंचाने वाला शख्स मेरा बॉस प्रेम सागर है। तुम्हें कैसे मालूम? उसने मुझे चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में उसने अपनी जैसी हौलनाक हालत बयान की है कि पत्थर का दिल भी पसीज जाए। कहती है कि चिट्ठी भी वह अपनी एक ग्राहक की मेहरबानी से लिख पाई। उसके ग्राहक ने ही उसे कागज कलम दिया और उसे मेरे पते पर पोस्ट किया। उसने लिखा है कि उसकी मौत निश्चित है। वह पूरी तरह से खोखली हो चुकी है और सिर्फ 1-2 महीने की मेहमान है। वह अपनी दुर्गति की किसी को खबर करके मरना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे चिट्ठी लिखी। उसने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा है कि प्रेम सागर ही उसके उस अंजाम का जिम्मेदार है।
यहाँ से नौजवान लड़कियों को फुसलाकर दुबई ले जाना और उन्हें वहां बेचना उसका कारोबार है। उसने मुझे सारी कहानी लिखी है कि कैसे उसे फिल्म स्टार बनाने का और फिर उससे शादी करने का झांसा देकर वह उसे दुबई ले गया था और फिर उसने अपने खांडेकर नाम के एक सहयोगी के हवाले अरब शेखों को नंगी नाचने और बिकने के लिए छोड़ आया था। अब बताओ मिस्टर, यह सोचकर तुम्हारे प्राण नहीं कांपते कि बहुत जल्द यही अंजाम दीपा शाही का होने वाला है। वो तो अनुराधा से कहीं ज्यादा सुंदर और नौजवान है। नहीं हो सकता। जरूर होगा। मैं नहीं होने दूंगा। ऐसा होने को हुआ तो मैं दुनिया जहान को आग लगा दूंगा। ऐसी नौबत आने से पहले इस कुत्ते के पिल्ले का खून कर दूंगा। कहना आसान है, दीपा अनुराधा को जानती थी, वाकिफ तो जरूर होगी। मैंने यही दोनों को बार बार बातें करते देखा था। तो चिट्ठी कहाँ है? मेरे पास है, मुझे दे दो। वो चिट्ठी प्रेम सागर के जादू का तोड़ साबित हो सकती है। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है दीपा की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वैसे ही उसको कितना भी समझा लो वो नहीं समझने वाली, लेकिन उस चिट्ठी की हकीकत को वो नहीं झुठला सकेगी। कहाँ है वो चिट्ठी? मेरे बैग में, और मेरा बैग लॉकर में। इस वक्त मैं अपना लॉकर खोलने नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो, इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मैं 12 बजे यहाँ से छुट्टी करती हूँ। 12:15 बजे तुम्हें टैक्सी स्टैंड पर मिलना, तब मैं चिट्ठी तुम्हें दे दूंगी। प्रॉमिस? यस। तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं जाएगा? पागल हुए हो? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं चिट्ठी का जिक्र ही क्यों करती। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं और दीपा उम्र भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। ओके ओके, अब जाओ यहाँ से। मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉस तुम्हें मेरे साथ तो न देखे, सिर्फ तुम्हें भी यहाँ न देखे। लोकेश सहमति से सिर हिलाया। फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने बड़े कृतज्ञ भाव से मोहिनी का अभिवादन किया और लंबे डग भरता हुआ बाहर को चल दिया। अब वह खुश था कि प्रेम सागर के सिर पर मारने के लिए उसके पास एक हथियार, एक निहायत कार आमद हथियार हासिल होने जा रहा था। वह झोंके में दरवाजे से बाहर निकला तो सीधा किसी की छाती से जा टकराया। उसने सिर उठाया तो उसका मन वितृष्णा से भर उठा। सामने खड़ा आदमी प्रेम सागर था। कमबख्त ने ऐन उसी वक्त लौटना था। क्या बात है? वह नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाता हुआ बोला। जल्दी लौटे जा रहे हो? दीपा कहाँ है? लोकेश शुष्क स्वर में बोला। मेरे साथ ही थी अभी तक, थोड़ी देर के लिए अपने टेलर के पास गई है और वह यहीं आएगी। क्यों? तुम्हें उसने टाइम दिया था? नहीं, यानी कि खामखा उसे चिपकने की कोशिश कर रहे हो। तुमसे मतलब तो कोई नहीं, लेकिन वो क्या है कि इत्तेफाक से आज दीपा भी तुम्हारा जिक्र कर रही थी। अच्छा? हाँ, कह रही थी बंदे तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन उसे तुम्हारा उसकी चाची मौसी बुआ वगैरह बनकर दिखाना बहुत खलता है। मैं उसका हित चिंतक हूँ, इसलिए। दीपा एक बालिग और खुद मुख्तार लड़की है। अपने हित की चिंता वो खुद कर सकती है बखूबी, तुमसे बेहतर। दीपा ने यह सब तुम्हारी मार्फत कहलवाया है? नहीं, प्रेम सागर लापरवाही से बोला। मैंने ही सोचा कि तुम्हें मालूम हो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे बारे में वो क्या राय रखती है? तुम बड़े चौधरी हो, लोकेश भड़क कर बोला। हाँ, बड़ा भी हूँ और चौधरी भी। कोई एतराज? नहीं, कोई एतराज नहीं। एतराज तो मुझे इस बात का से है कि तुम नौजवान लड़कियां भला फुसला कर दुबई ले जाते हो और फिर उन्हें वहां के रंडी खानों में बिकने के लिए और तिल तिल मरने के लिए छोड़ देते हो। प्रेम सागर के नेत्र सिकुड़ गए। मतलब? वह उसे घूरता हुआ बोला। मतलब कुछ नहीं। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? दुबई से खांडेकर की कोई चिट्ठी पत्री आई? उसने खबर की या नहीं कि अनुराधा नांगिया भी जिंदा है या मर गई? यह सब क्या बक रहे हो?
कौन है खांडेकर? अनुराधा नांगिया से भी पूछ लो, कौन है वो मुझे मालूम है, लेकिन तुम जो बकवास अभी See you my dear, love ocean, in court, in jail, in heaven or hell. Keep an eye for me forever, everywhere. वो आगे बढ़ गया। प्रेम सागर कितनी देर ठगा सा डिस्को के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वह छोकरा वो तमाम बातें कैसे जानता था जिन्हें वह अभी अभी बक्कर गया था। एक ही सूरत में वैसा संभव हो सकता था। जरूर वह साली अनुराधा कोई चिट्ठी निकालने में कामयाब हो गई थी। किसे लिखी होगी चिट्ठी उसने? अपने मामा को? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चिट्ठी लेकर थाने पहुंच गया होता लोकेश को। लेकिन अनुराधा लोकेश को जानती तक नहीं थी। अपनी किसी सहेली को, ऐसी सहेली कौन सी हो सकती थी उसकी? यही कुछ सोचता हुआ वह डिस्को में दाखिल हुआ। मोहिनी ने उसकी तरफ देखा और फौरन नजर फिरा ली। यह रिफ्लेक्स एक्शन प्रेम सागर को बड़ा रहस्यपूर्ण लगा। उसे अपने बॉस को आया जानकर उसके स्वागत में मुस्कुराना चाहिए था कि वह तो निगाहें चुरा रही थी। कहीं उसने सोचा, इसी के पास तो अनुराधा की चिट्ठी नहीं आई थी। उड़ते पंछी के पर पहचानने में माहिर था प्रेम सागर। लंबे डग भरता हुआ मोहिनी की तरफ बढ़ा। मोहिनी की आंखों में फौरन भय का भाव आ गया। प्रेम सागर को और भी गारंटी हो गई कि चिट्ठी जरूर उसी के पास आई थी। लाओ। वह उसकी तरफ अपना हाथ फैलाकर निर्णायक स्वर में बोला, निकालो। क्या? हकलाई सी मोहिनी बोली। चिट्ठी? चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? जिसकी 4 कोने होते हैं, जो एक लिफाफे के भीतर रखी जाती है, जिस पर डाक की टिकटें लगी होती हैं और जो डाकिया लाता है। चिट्ठी समझ में आई या अभी और समझाऊं? मेरा मतलब है कि किसकी चिट्ठी? अनुराधा नांगिया की चिट्ठी। मुझे तो उसकी कोई चिट्ठी नहीं मिली। मेरे से एकाएक प्रेम सागर का स्वर बेहद हिंसक उठा। वह साफ की तरफ उपकारा, मस्करी ना कर साली, मैं लाश का पता नहीं लगने दूंगा। मोहिनी सिर से पांव तक कांप गई। चिट्ठी आई थी? वह अगलाई। वो अब मुझे मालूम है। अब मुझे मालूम है। तुम्हारे पास दुबई से अनुराधा की चिट्ठी आई है, जिसमें मेरे बारे में और उसके अपने बारे में ढेरों बकवास लिखी हुई है, ठीक है? उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। तुमने वह चिट्ठी पढ़ी? हाँ। किसी और को पढ़वाई? नहीं। दिखाई? नहीं। लोकेश भार्गव को भी नहीं? नहीं। लेकिन उस चिट्ठी की बाबत बताया सब कुछ? हाँ। उसने मांगी नहीं चिट्ठी? मांगी थी। दी क्यों नहीं? बाद में देने का वादा किया था। वह 12:15 बजे चिट्ठी के वास्ते लौटकर आने वाला है। चिट्ठी कहाँ है? मेरे लॉकर में। चलो निकाल कर लाएं। दोनों हॉल से निकलकर इमारत के पिछवाड़े एक स्टोर नुमा कमरे में पहुंचे, जिसकी एक दीवार के साथ स्टाफ द्वारा प्रयुक्त होने वाले लॉकरों की कतार लगाई थी। मोहिनी ने चाबी लगाकर अपना लॉकर खोला। उसमें से अपना बड़ा सा चमड़े का बैग निकाला और बैग में से चिट्ठी निकालकर कांपते हाथों के साथ अपने बॉस को सौंपी। लगभग वैसी ही कांपते हाथों से प्रेम सागर ने चिट्ठी खोली और खड़े खड़े पढ़ी। जो जो वह चिट्ठी पढ़ता गया, उसका चेहरा गंभीर होता गया। वह चिट्ठी तो निश्चय ही उसके सर्वनाश का कारण बन सकती थी। बहरहाल वह खुश था कि वह बहुत सही वक्त पर डिस्को वापस लौट आया था। एकाएक उसने चिट्ठी को लपेटकर अपने कोट की भीतरी जेब में रखा और बोला, ऑफिस में चलो। दोनों ऑफिस पहुंचे। तुमने एक बात बताया था, वह ऑफिस से खोलता हुआ बोला, कि बीकानेर में तुम्हारी एक बहन रहती है। हाँ, मोहिनी सशंक स्वर में बोली। मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल बहुत थकी थकी रहती हो। नहीं सागर साहब, मैं तो शट अप एंड लिसन। यस सर। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं कहता हूँ तुम्हें आराम की जरूरत है। बोलो है या नहीं? है।
वह आराम तुम्हें बीकानेर में अपनी बहन के घर मिलेगा, जहां तुम्हें फौरन चले जाना है। बीकानेर की गाड़ी में अभी 2 घंटे हैं। वह उसके सामने 50-50 के नोटों की एक एक गड्डी फेंकता हुआ बोला, ये 5,000 रुपए हैं, तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह और भाड़ा वगैरह। 2 महीने बीकानेर जाकर आराम करो, लेकिन किसी को तुमने यह नहीं बताना है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अपने मकान मालिक को, दूध वाले को, अखबार वाले को, किसी को भी नहीं। ओके? यस सर। अपनी बहन का पता मुझे लिख कर दो। उसने आदेश का पालन किया। यह पता अनुराधा को मालूम है? नहीं। गुड, अब जाओ। आज की गाड़ी तुम्हें हर हालत में पकड़नी है। जब वापस लौटोगी तो बमय तरक्की तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। यस सर। बाहर आकर लोकेश भार्गव तुमसे फिर टकरा जाए और चिट्ठी के बारे में सवाल करे तो तुमने उसे कहना है कि चिट्ठी खो गई है। वह जितनी मर्जी जिद करे, तुमने उसे यही जवाब पर कायम रखना है कि चिट्ठी खो गई है। समझ गई? जी हाँ। गेट गोइंग नाउ। वह फौरन वहां से कूच कर गई। तो दोस्तों, आज की कहानी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। कैसी लगी आज की कहानी? आप कमेंट करके हमें बताएं। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर कहानियाँ सुनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सुनते रहिए, जुड़ते रहिए कहानी जंक्शन के साथ। धन्यवाद।